माँ, मैं बाहर भीख मांगने वाले भिखारी से शादी कर लूं, लेकिन हू फू के उस आदमी से कभी नहीं करूंगी। वो जल्द मरने वाला। किंग किंग, माँ की जान। माँ, तुझे विधवा का दुख कैसे सहने दूं। आम आदमी अधिकारियों से नहीं लड़ सकता। हु ये पूरे शहर से अनुकूल कुंडली वाली लड़कियां चुनी जा रही हैं, शुभ अशुभ दूर करने के लिए, और संयोग से किंग किंग चुन ली गई। अगर हम आदेश का उल्लंघन करेंगे तो आगे शेन परिवार इस शहर में कोई रास्ता नहीं बचेगा। साहब, हमारी एक और बेटी तो है। वैसे भी ये शादी उसी के लिए है। हुफू वालों को चेहरा भी याद नहीं होगा। पापा, आप लोग। उन्हें सच में लगता है कि उन्होंने मुझे आग में झोंक दिया। किसी को पता नहीं, मेरा शरीर जन्म से ही खास है, जो मरे हुओं को जीवित कर सकता है। हड्डियों पर मांस चढ़ाने वाली अनमोल दवा, भले ही आधा शरीर कब्र में हो। कम उम्र वाला मेरे संपर्क में आकर भी लंबी उम्र पा सकता है। ये विधवा होने जाना नहीं है, बल्कि सुख भोगने जाना है। शेन जी, मैं आपको पालकी से उतारने आया हूं। वह खुद आ गया। बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी तबीयत बहुत कमजोर है। नियम के अनुसार आपको पीठ पर ले जाने में असमर्थ हूं। शेन जी, मैं जानता हूं कि मेरा यह बीमार शरीर आपके लायक नहीं, पर मां बाप की मेहनत है, मैं उन्हें निराश नहीं देख सकता। मैंने पर्याप्त पैसे का इंतजाम कर लिया है। आज की रस्म खत्म होने के बाद शेन मिस, चाहे आप जाएं या रहें, मैं कभी रोकूंगा नहीं। मुझे माफ करना, आपको तकलीफ हुई। कोई तकलीफ नहीं। गू साहब, क्यों ना मैं आपको अंदर ले जाऊं? मैं घर पर भारी काम करने की आदी हूँ। मुझ में बहुत ताकत है, गारंटी है आप गिरेंगे नहीं। नहीं, नहीं, यह उचित नहीं है। शेन, शेन जी। अरे हे भगवान। रुको, ये शेन परिवार की लड़की का चेहरा तस्वीर से बिल्कुल अलग क्यों है? बताओ, तुम असल में कौन हो? तस्वीर में शेन परिवार की बेटी बिल्कुल तुम्हारी शक्ल नहीं है। ये चित्रकार का हुनर ठीक नहीं। तस्वीर में थोड़ा फर्क तो होता है। हुए आप ही देखिए। बकवास, लाओ। पिताजी, माताजी, शुभ मुहूर्त आ गया। अगर अब शादी नहीं हुई तो समय निकल जाएगा। तस्वीर तो बस एक मृत वस्तु है।
आपके बेटे के सामने खड़ी यही जीवित इंसान है। बस बस बस, शुभ कार्य हो जाए चाहे जो हो, रस्म शुरू करो। पहला प्रणाम आकाश और पृथ्वी को। दूसरा प्रणाम माता पिता को। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। यह बहुत अच्छा घाव भरने वाला मरहम है। इसे घाव पर लगाओ, दर्द कम करने और ठीक होने में मदद करता है। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे लोगों को लंबी उम्र मिलनी चाहिए। लंबी उम्र मेरे लिए सिर्फ एक सपना है। मैंने गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। हवेली के पिछले दरवाजे पर इंतजार कर रही है, यात्रा खर्च में। जी, मैं मुझे 1000 सिक्के चाहिए। यह मेरी गलती थी। आज ये हंगामा होने के बाद आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आगे से मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये 1000 सिक्के मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन पिताजी ने मेरे लिए चुन लिया है, एक अच्छी जगह शीशान में। मेरी मौत के बाद जो सोने चांदी के गहने दफनाए जाएंगे निश्चित रूप से बहुत होंगे। अगर आप चाहती हैं, मेरे दफन होने के बाद एक फावड़ा लेकर खोद लेना। लेकिन शीशान की रात की सड़क खराब है, वहां भेड़िए हैं। जाते समय एक मशाल ले जाना, सावधान रहना। जी, क्या आपने एक बात सुनी है? कौन सी बात? एक रात का मजा 1000 सोने के बराबर है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको खून आ रहा है। मेरा मतलब वह नहीं था, मैं बस सोच रही थी। पिताजी, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है, तुम उसकी जगह शादी कर लो। शेन जी, मत रो। मैंने तुम्हें नहीं नकारा, मैं बस शारीरिक रूप से कमजोर हूं। मुझे पता है, मैं भी सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं इस गुलाम को पकड़ लो।
अच्छा, शेन परिवार ने धोखा दिया, हमारी हवेली को धोखा दिया। अगर कोई अच्छी लड़की भेजी होती तो चल जाता। मैंने जांच करवाई, पता चला कि एक अभिशप्त लड़की भेजी है। तू मेरे बेटे की मौत चाहती है। हवेली से पैसे लेकर अच्छा काम नहीं किया, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। पैसे लिए? कल जब पिताजी ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया, कहा था कि हवेली ने दबाव डाला, एक शब्द भी पैसे के बारे में नहीं बोला। उसने मुझे बेच दिया। बदजात लड़की, हाउफू ने तुम्हें छोटे साहब की सेवा के लिए भेजा है, यहाँ मालकिन बनकर दिखावा करने के लिए नहीं। देखो तुमने क्या किया। गु मैडम, आप ही बताएं। जब से मैं शेन परिवार में आई हूँ, मैंने बिना शिकायत किए काम किया। इस लड़की को बहुत प्यार किया। भले ही वह किंकिंग से जलती थी, उसने जबरदस्ती किंकिंग की शादी छीन ली। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। दीदी, तुम्हें घर की गरीबी से नफरत थी। तुम हाउफू में अच्छे दिन बिताना चाहती थी, तो मैंने तुम्हारी मर्जी पूरी की। लेकिन तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो, हमारे पूरे परिवार की परवाह किए बिना? हो, अभिनय तो अच्छा है। तो आप शेन परिवार ही बताइए, अब इस मामले का क्या करना चाहिए? गु मैडम, जो किया सो किया, मैं जिम्मेदार हूँ। इस लड़की के साथ जो चाहे करें, भले ही यहाँ मार डालें, मैं शेन कोई शिकायत नहीं करूंगा। बस आप दया करें, कृपया शेन परिवार से नाराज न हो। और मेरी दूसरी बेटी किंकिंग आज अभी एक उज्जवल भविष्य वाले विद्वान से शादी का वादा किया है। शायद छोटे साहब से उसका नाता नहीं हो पाएगा। क्या मैं तुम्हारी अपनी बेटी नहीं हूँ? अपनी जान बचाने के लिए तुमने उन्हें मुझे मारने को कहा। शेन साहब, जब इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो अभी रिश्ता तोड़ने का पत्र लिखो। उसने मेरे साथ शादी की है, उसने मेरे हाउफू की आग पार की है, वह मेरी पत्नी है। आगे चाहे मैं गुशुबाई जीऊं या मरूं, वह हमेशा मेरे योंगान हाउफू की ही रहेगी। तुम्हारे शेन परिवार से उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। शुभाए, वह तो अशुभ है, उसे यहाँ रखना ठीक नहीं। युआनफू, आओ, मेरे पास आओ। माँ, मुझे भूत प्रेत और भाग्य की बातों पर विश्वास नहीं। अगर सच में अशुभ और शुभ होते तो फिर आपने इतने सालों तक भगवान के सामने घुटने टेककर उपवास और प्रार्थना करके मुझे वापस नहीं पा सकी, एक स्वस्थ शरीर। शेन साहब, खड़े क्या देख रहे हैं? कागज और कलम मेज पर हैं। जल्दी लिखो, देर मत करो, मेरी शादी की रात है। और पहले हाउफू की ओर से शेन परिवार को जो दहेज भेजा गया था, वह मेरी पत्नी को दिया गया था। जब तुमने उससे रिश्ता तोड़ने का पत्र लिख दिया है, कोई संबंध नहीं। कल मैं शेन हवेली से सब वापस ले आऊंगा। वह तो हमारा है। चुप रहो, शर्मनाक हालत और बढ़ाना चाहती हो, जल्दी चलो। शेन जी, मैंने अभी तुम्हें मना किया। यह तुम्हारे जन्म के कारण नहीं था, बल्कि मेरा यह बिगड़ा शरीर इतना कमजोर है कि मैं संबंध नहीं बना सकता। थोड़ी सी लापरवाही होने पर खून का बहाव उलट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। यह मेरी गलती थी, माफ करना, मैंने स्थिति नहीं समझी।
तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। अब क्या तुम मुझे अपना असली नाम बता सकती हो? शेन युआनफू। फूलिंग वाला फू। युआनफू, रात हो गई, जल्दी आराम करो। युआनफू, रात हो गई। आज थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी। मेरे साथ जगह बांट लो। कल मैं तुम्हारे लिए नया कमरा बनवा दूंगा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? तुमने तो मुझे महान व्यक्ति बता दिया, तो फिर मुझे अच्छा बनना ही होगा। माँ के गुजरने के बाद आज जैसा कोई नहीं था। तुमने मेरी रक्षा की और मेरे लिए खड़े हुए। पहले मैं सिर्फ तुम्हें ठीक करना चाहती थी, बस इस अशांत समय में एक सहारा ढूंढना चाहती थी, शांति से जीना। और अब तुम्हारा कमजोर और बीमार चेहरा देखकर मेरी मानसिकता पूरी तरह बदल गई। अब से मैं सब कुछ दे दूंगी, किसी भी कीमत पर, बस तुम्हें जिंदा रखने के लिए। गुशु भाई सुनो, मैं तुम्हें 100 साल जिंदा रखूंगी। बुरा हो गया, बुरा हो गया। मुर्गा बांग दे चुका है, लकड़ी अभी कटी नहीं, पानी का घड़ा भरा नहीं। अगर सौतेली माँ जाग गई तो फिर बेल से पीटेगी। युआनफू, अभी सुबह जल्दी है, तुम और आराम कर सकती हो। पिताजी सुबह की दरबार में गए। माँ आज त्यानताई मंदिर जाएंगी, मेरे लिए धूप जलाकर प्रार्थना करेंगी। वे दोनों नहीं हैं। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर चाय देने की जरूरत नहीं है। अरे छोटे हाउये, बूढ़ा, सीधे कहूं तो आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। आपके सभी अंग बहुत खराब हो चुके हैं। मैं बूढ़ा, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। मैं बस कुछ और महंगी और तीव्र दवाएं लिख सकता हूं। अभी के लिए इस सांस को स्थिर रख सकता हूं। और कृपया छोटे हाउये हमेशा शांत रहें, बहुत अधिक खुश या दुखी ना हों, और मानसिक रूप से थकने से बचें। नहीं तो भगवान भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की। मेरे इस बिगड़े हुए शरीर के लिए माँ बाप ने सालों चिंता की और परेशान हुए। हमारे हौज का सारा धन खर्च हो गया। मैं सबके लिए बोझ हूं। शायद मर जाना ही सबके लिए अच्छा होगा। जवानी की उम्र में अगर कोई विकल्प होता तो कौन मरने को तैयार होता? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम जियोगे और सबसे अच्छा जीवन जियोगे। युआनफू, तुम झाग गए। भूख लगी होगी ना? मैंने कहा था रसोई में तुम्हारे लिए खास तैयारी की है जो तुम्हें पसंद है। ये सब मेरे लिए? खाओ, कोई छीनेगा नहीं। खाओ, कोई छीनेगा नहीं। खाओ, कोई छीनेगा नहीं। तुम नहीं खाओगे? मुझे तो ये सब चाहत ही नहीं रही। हाँ, तुम धीरे धीरे खाओ, कम हो तो और ले आएंगे। खाना इंसान की जरूरत है। किसी को खाना पसंद नहीं होता? वो अकेला इस बड़ी हवेली में बंद है, बाहर की दुनिया से कटा है, जैसे सूखी घास हो, तो कैसे ठीक से जी पाएगा? कल तो कहा था शेन परिवार से दहेज लेने जाना है ना? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं देवी जी, हमारे छोटे साहब बहुत कमजोर हैं। हवा भी लगी तो सर्दी हो जाती है। बहुत समय से बाहर नहीं गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे शेन परिवार तक की यात्रा। मुझे नहीं मानना, तुम्हें मेरे लिए लाना ही होगा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे नहीं मानते। अगर मैं अकेली जाऊं तो अंदर भी नहीं जाने देंगे और मुझे डांटेंगे भी। अगर आप नहीं चले तो ये दहेज वापस नहीं मिलेगा। मालिक, आपकी तबीयत। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आन, बग्घी तैयार करो। एक।
तो बाहर ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर और गर्मजोशी भरा। सच कहूं तो मैं भी कभी बाजार नहीं गई। जब कभी समय मिले हम साथ घूमने जा सकते हैं। बदतमीज लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या सच में वो दहेज वापस लेने आई है? मैंने तुझे सालों पाला, खाना कपड़ा दिया, और तू इस तरह बदला चुकाती है? बेशर्म, नमक हराम कहीं की। हालांकि मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन अपनी बेटी की तरह पाला। किंकिंग भी तुझे बहन मानती थी, हर अच्छी चीज़ तुझे देती थी। तूने उसका रिश्ता तोड़ा और अब हम सबका दिल दुखाया है। तेरी कोई ज़मीर है भी या नहीं? ये पाली हुई बेटी कितनी बेहया है। तुम लोग दिखावे के भूखे हो। जब हाउफू के पैसे लेकर बेटी बेची थी, तब क्यों नहीं लगा कि हम एक परिवार हैं? कल तुम लोग मुसीबत से बचने के लिए मेरी जान की परवाह नहीं की, मुझसे अलगाव पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। उस पल से मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। आज मैं यहाँ आई हूँ बस अपनी चीज वापस लेने। तेरी क्या चीज? वो सब हाउफू ने किंकिंग के दहेज में दिया था। बदमाश कमीनी, हिम्मत हुई तो ले जा, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। शेन साहब, मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम्हें मेरी जगह किसी को सबक सिखाने का हक नहीं। छोटे हाउया, आप यहाँ कैसे? अगर नहीं आता तो पता नहीं चलता कि तुम लोग मेरे हाउफू की देवरानी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। हाँ हाँ, छोटे हाउये ठीक कह रहे हैं। हम मूर्ख हैं, इसलिए बेबात बोलकर देवरानी को नाराज कर दिया। अब पता चला कि गलती हुई। मेरी पत्नी से माफी क्यों नहीं मांगते? या मैं तुम्हें सिखाऊं? अभागी लड़की देवरानी, माफ कीजिए, आप बड़े दिल वाली हैं, हमें माफ कर दीजिए। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। सालों हो गए उन सर्द रातों में ठिठुरते हाथ, भूख तंज झेलने के दिन। मैं हमेशा एक माफ कीजिए का इंतजार कर रही थी, पर नहीं सोचा था कि ये बात मुझे जबरन बताई जाएगी किसी की ताकत के आगे। तुम रोज यहाँ रहती हो? माँ के मरने के बाद पिताजी ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। फिर सौतेली माँ आई और सौतेली बहन भी इस घर में। मेरी कोई जगह नहीं रही। वे पिताजी के प्यार के सहारे हमेशा मुझे तरह तरह से सताती थीं। जब तक भूख से न मरूं, उनकी नजर में मैं एक कुत्ते से भी बदतर थी। गोशुबाई, अभी मुझे एहसास हुआ कि साथ होने का मतलब क्या होता है। इतना अच्छा लगता है। गोशुबाई, देखो समझ गए? तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरा सहारा हो। जब तक तुम हो मुझे कोई नहीं सता सकता। फिर भूखी ठंडी नहीं रहूंगी। तो गोशुबाई, तुम्हें अच्छे से रहना होगा। इन सालों में मैं हमेशा दुबका रहा, अपने माँ बाप के साए में बस किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। या तो दवा पीता या मौत का इंतजार करता। खुद को समझता था एक बिल्कुल बेकार निकम्मा आदमी हूं। यह पहली बार है कि किसी ने मुझसे कहा मेरा अस्तित्व काम का है, मैं किसी और का सहारा बन सकता हूं। माँ, तुम स्वर्ग में मेरी रक्षा करना। माँ याओशिन घाटी में दवा की सहायक थीं।
उन्होंने खुद पर दवा आजमाई और संयोग से एक खास शरीर बन गया। बस किसी से दिल मिला दो तो मुर्दों को जिला सकती है, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकती है। मैं जन्म से इसी गुप्त शरीर की वारिस हूँ। मैंने आपसे वादा किया कि आप 100 साल जिएंगे। यह कोई झूठ नहीं है, मगर आपका शरीर अभी बहुत कमजोर हो गया है, बिल्कुल हवा में जलती मोमबत्ती की तरह। इसलिए इलाज धीरे धीरे करना होगा। वह है नई बहू जी। देखने में तो बहुत साधारण है, न तो कोई अदा है न ही कोई तरीका। अगर हमारे शाह होये को सुख शांति की जरूरत न होती तो उस जैसी हैसियत वाली को यह मौका कहाँ मिलता नीच से ऊंचा उठना। हाँ, यही तो है, साहब के लिए दवा बना रही है। राजधानी के कितने बड़े बड़े डॉक्टर बेकार गए। उसे अपना बहुत बड़ा ख्याल है, लगता है खुद को हुआ तुओं का अवतार समझती है। ये छोटी मोटी बातें क्या हैं शेन परिवार में? इससे 100 गुना बुरी गालियां और कोसना मैंने सुना है। बस उसे बचा सकूं तो दूसरों की नजरों से मुझे क्या। रुको साहब की दवा ये घर के बड़े डॉक्टर का बनाया नुस्खा है। रोज एक खास बुआ इसे ध्यान से बनाती है तो नई बहू को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही एक कटोरा ले आई अनजानी गंदी चीज। अगर कुछ हो गया और साहब की तबीयत बिगड़ गई तो हम नौकरों का क्या होगा? मैं आपकी चिंता समझती हूँ। तो फिर हम पहले घर के डॉक्टर को बुला सकते हैं जांच करने के लिए। अगर डॉक्टर ने ठीक कहा तब मैं ले जाकर उन्हें पिलाऊं, ठीक है? नई बहू अब नाटक मत कीजिए। आज ही आपकी शादी हुई है और आपने उकसाया शाह होये को बाहर घुमाने ले गई। हवा खिलाने साफ दिखता है कि आपकी नीयत खराब है। डॉक्टर सारा दिन साहब के लिए जान बचाने वाली दवा बनाते हैं, उनके पास समय कहाँ है आप जैसी दिखावटी बातों के लिए इधर आने का? मैं आपको सलाह देती हूँ समझदारी से चली जाएं, अपनी यह बेकार दवा लेकर दूर हो जाएं, वरना मुझे दोष मत दीजिएगा। मैं सीधे मालकिन से कह दूंगी आपको जहाँ से आई है वहाँ भगा दूंगी। मुझे पता ही नहीं था होफू में कब एक नया मालिक आ गया जो नई बहू को हुक्म चलाने की हिम्मत रखता है। शाह होये गुस्सा मत करिए। मैं तो आपके हित में कह रही थी। कौन जानता है यह गांव से आई औरत दवा में जहर डालकर आपको मार दे। मैं तो अपने मालिक की रक्षा के लिए। मालकिजनी, आपने मेहनत की, मेरे शरीर के लिए सोचकर खुद दवा बनाई। तू नौकर है लेकिन बड़ नहीं जानता, मालिक का आदर नहीं करता, बुरा अंदाजा लगाता है। खुद जाकर 30 कोड़े खा, फिर हवेली में मत रहना। मुझसे गलती हुई हो ये, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं बस बहुत ज्यादा घबरा गई थी। हो ये से दया की गुहार लगाती हूँ। मालकिन कुछ तो बोलिए। मैं मरने लायक हूँ, मेरी आंखें नहीं थीं आपसे बदतमीजी की। आपसे विनती है हो ये से सिफारिश करें, इस बार मुझे माफ करवाएं। मालकिन जान बख्श दीजिए, अब कभी नहीं करूंगी। तुम मेरी पत्नी हो हवेली में कोई तुम्हें नहीं दबा सकता। आगे अगर कोई तुम्हारा अनादर करे तो सीधे निपट देना, संकोच मत करना। क्या तुम सच में नहीं डरते कि मैं दवा में जहर मिला दूंगी? मुझे तुम पर भरोसा है। ठंडा मलहम लेकिन दिल को सहारा देता है। तो क्या आगे जो मैं तुमसे कहूं तुम वही करोगे? बेशक। युआन फू, अभी सुबह भी नहीं हुई, यह क्या कर रही हो? ताकि तुम्हारा शरीर जल्दी ठीक हो। अब से तुम हर सुबह मेरे साथ बॉक्सिंग करोगे। पहले मैं तुम्हें एक बार दिखाती हूँ, ध्यान से देखो। कैसा लगा? अब तुम्हारी बारी। कमर सीधी रखो, बाहें ऊपर उठाओ और गहरी सांस लो। माफ करो, लेकिन मैं सच में अब खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। पहली बार इतनी देर टिक पाए
बहुत अच्छा किया। आगे और बेहतर होगा। हम धीरे धीरे करेंगे। मालकिन पागल हो गई लगती है। छोटे हॉये की तो वह शरीर कहाँ सहन कर पाएगा। इतने कीमती जड़ी बूटियां लगाई फिर भी कोई फायदा नहीं, बस 2 मुक्के मारने से जान बच जाएगी। तू हॉफू में आई तब से मेरे पास ही रही, बहुत दिनों से बाहर नहीं गई। आज तो फूल दीप पर्व है। पिछली बार तो कहा था कि साथ घूमने चलेंगे। पिछले सालों में फूल दीप पर्व पर मुझे घर पर काम करना पड़ता था। ऐसा मेला कभी नहीं देखा। हाँ, शेन किंग हर साल फूल दीप लेकर आती थी दिखाने। गुशबाई, तू यही मेरा इंतजार कर, मैं एक फूल दीप लेने जाती हूँ। ये तो हमारी हॉफू की शाह फुरेन है ना? हॉफू की शाह फुरेन बनना ही चाहिए। बहन को देखकर बोलना भूल गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक अकाल मरने वाला मेरे मंगेतर से तुलना कहाँ कर सकता है। मेरा मंगेतर सिर्फ जुरेन नहीं बना, बल्कि चेंगशियांग के यहाँ शिष्य बना है। आगे चलकर वह दीदी से 100 गुना ज्यादा चमकेगा। क्या दीदी को मेरी बात लग गई? कुछ बोलने को नहीं? तुझे पता है कि मैं छोटा हॉये हूं, फिर भी मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत? कौमा, कोड़े खाने का शौक है। तुम कैसे आ गए? क्या मैंने तुम्हें इंतजार करने को नहीं कहा? मैंने देखा तुम बहुत देर से नहीं आई। डर लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो मैं ढूंढता हुआ आया। मैं जूरेन पेई फेंग हूं। छोटे हॉये का अपने रुतबे के बल पर जुल्म करना शायद सही नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो घर चलें और फूल दीप जलाएं। उसने पहले मेरी पत्नी पर, मुझ पर और पूरे हॉ फू पर बुरी बातें कही। मेरे पिता सम्राट द्वारा नियुक्त युंगान हॉ हैं। उसने हॉ फू का अपमान किया, यानी सम्राट से असंतोष। क्या सजा नहीं होनी चाहिए? तो चलो 20 कोड़े लगते हैं। आफिंग, मुझे डर लग रहा है। सम्राट के सामने तुम्हें मनमानी सजा देने का हक। तो बढ़िया है, दोनों चलो मेरे साथ महल में। सम्राट खुद फैसला करेंगे। किंकिंग ने अनजाने में गलती की। अगर छोटे हॉये को ही जिद है तो ये 20 कोड़े मैं खुद लेता हूं। वह आदमी चेंगशियांग का शिष्य है। इस तरह हाथ डालना ठीक होगा? जब चेंगशियांग का आदमी है तो और मारना चाहिए। क्या तुम फूल दीप नहीं जलाना चाहती थी? नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी। देवरानी जी, आपको जियांतांग जाने के लिए कहा है। क्या ये आज सड़क पर मारपीट की बात है जो सासू माँ के कानों तक पहुँच गई है? उन्हें लगता है कि मैं बहुत उतावली हो गई हूँ। माँ हमेशा लोगों के साथ भलाई करती हैं, बस मेरे मामले में वे थोड़ी आवेश में आ जाती हैं। तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इन दिनों तुम शुबाई को लेकर बहुत शरारत कर रही हो। उसने खास तौर पर किसी को भेजकर मुझे बताया कि मैं हस्तक्षेप न करूं। पता नहीं आखिर तुमने उसे क्या जादू दे दिया है। वह हमेशा लोगों के साथ भलाई करता था,
आज तो उसने तुम्हारे लिए किसी को मारा। तो इस समय की शांति पूरी तरह से गुशुबाई की वजह से थी, जो चुपचाप पीछे से दबाव झेल रहा था। कोई जादू नहीं था, सब टॉनिक थे। मैं बस चाहती थी कि वह अच्छी तरह जी सके। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। उस दिन मैं बहुत आवेश में आ गई थी। इन 15 दिनों में शुबाई में जो बदलाव आया है वह मैंने देख लिया है। अगर यह तुम्हारी वजह से है तो मैं मान लूंगी। चांग शेंग फू और हो फू कभी एक नहीं रहे। शुबाई की कमजोरी वास्तव में इसलिए क्योंकि मैं गर्भवती थी। चांग शेंग फू के लोगों ने चुपके से जहर दे दिया था, जिससे यह हुआ। फिर भी आपने अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? चांग शेंग फू का प्रभाव बहुत बड़ा है और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। सम्राट को भी बताने से कुछ नहीं होगा। हो फू को दांत पीसकर उससे निगलना पड़ा। मैं तुम्हें यह सब बता रही हूँ बस इसलिए कि तुम पर कोई दबाव न हो। अगर शुबाई ठीक न भी हो तो भी दुखी मत होना। इतने सालों में हमने पूरी कोशिश की। उसे इन दिनों इतना खुश देखकर मैं पहले ही संतुष्ट हूँ। यह गु परिवार की विरासत है। इसे अपनी माफी के तौर पर लो और तुम्हें स्वीकार करने का प्रतीक। लगता है तुम और माँ अच्छी बातचीत कर रहे थे। गुशुबाई, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले, लेकिन कोई बात नहीं, यह जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या हुआ? मैंने गणना कर ली है, बस 7 दिन और उपचार, उसका शरीर एक हद तक ठीक हो जाएगा। ये दक्षिण शहर के कपड़े की दुकान के हिसाब है। इन रेशमी कपड़ों के नुकसान पर ध्यान देना। युआनफू, तुम बहुत होशियार हो। इन दिनों बहुत जल्दी सीख रही हो। माँ ने अच्छा सिखाया है। युआनफू ने पहले कभी ये सब नहीं सीखा था। अगर कहीं गलती हो रही हो तो माँ टोक दे। तुम इतने समझदार हो कि दिल दुखता है। शुबाई को तुम मिली, यह उसकी खुशकिस्मती है और हमारे हौफू की भी। हौफू का अंदरूनी घर का काम तुम्हें सौंपकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ, आप बहुत बढ़ा चढ़ा कह रही हैं। ये तो मेरा फर्ज है। आज हिसाब मत देखो, जल्दी जाकर शुबाई के साथ रहो। जी माँ। तुम्हारा शरीर और गर्म लग रहा है। वो तो पत्नी के दिन रात की देखभाल का नतीजा है। युआनफू, आज रात तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइजेस? लेकिन पहले मुझे तुम्हें देना चाहिए। खोलो और देखो पसंद आया या नहीं। जन्मदिन का तोहफा। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा जन्मदिन है? मैंने पता करवाया, तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था। 2 लोग बात करती है। शेन परिवार में तुम्हें जो तकलीफ हुई, अब से मैं एक एक करके पूरा कर दूंगा। मत रो, आज हम जन्मदिन पर खुश रहना चाहिए। मैंने माँ और पिताजी को बुलवा दिया है। पूरे परिवार के साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। शेन परिवार में कभी किसी को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता था। गुशुबाई, शुक्रिया। अब से हर जन्मदिन हम साथ मनाएंगे। जरूर। ये सब व्यंजन माँ ने खास रसोई से बनवाए हैं। हौए दरबार में गए हैं, अब तक आ जाने चाहिए। हम उनके आने का इंतजार करते हैं, फिर खाना शुरू करेंगे। शुक्रिया माँ। मैडम साहब, बुरी खबर है। क्या बात है, इतनी घबराई हुई हो? शाही फरमान आया है। योंगान हॉ पर दुश्मनों से साजिश का इल्जाम है। सम्राट ने जिनईवेई को हॉफू की तलाशी का आदेश दिया है। किसी को रोकने की इजाजत नहीं। तलाशी लो।
नामुमकिन। हॉय बहादुर और वफादार हैं, आधी जिंदगी युद्ध में बिताई है। ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? ये तो झूठा इल्जाम है। माँ, आप अपना ख्याल रखें। दरबारी साहब, इसमें कोई गलतफहमी हो सकती है। मेरे पिता का स्वभाव आपको पता है, मार्केट को लेकर मैं जरूर तारीफ करते हैं। मेरे पिता का स्वभाव आपको पता है। युवा हॉय, आज दरबार में प्रधानमंत्री ने सबूत पेश किए जिसमें योंगान हॉ पर विद्रोह का आरोप है। योंगान हॉ को फिलहाल जेल में रखा गया है। जांच के लिए दाली मंत्रालय का इंतजार है। माँ, माँ, सब शांत रहें। दाई माँ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोग माताजी को कमरे में ले जाओ। पति जी, जिनेवई ने तलाशी ले ली और चले गए, कुछ नहीं मिला। युआनफू, यह मामला निश्चित रूप से मंत्री का काम है। वह लंबे समय से साजिश रच रहा है। वह हमारे पूरे होफू को निशाना बना रहा है। मेरे पिता जेल में हैं। युआनफू, उनकी जीवन मृत्यु का पता नहीं। यह तलाकनामा है। तुम इस पर हस्ताक्षर करो। आप मुझे निकाल रहे हैं। मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। मेरा एक दोस्त जियांगनान में व्यापार करता है। वह तुम्हें सुरक्षित राजधानी से बाहर ले जाएगा। वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हो फू, अब बहुत खतरनाक है। तुम यहां रहोगी तो बस हमारे साथ मरोगी। गुशुबाई, आपकी नजर में मैं शेन युआनफू ऐसी लालची और घमंडी हूँ और मौत से डरने वाली? अब होफू गिर गया है तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? मंत्री ने हाथ डालने की हिम्मत की है। उसने पूरी तैयारी कर ली होगी। युआनफू, मुझे बस डर है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्या वादा नहीं किया था कि तुम मेरे हर जन्मदिन पर मेरे साथ रहोगे? मैं अकेली कैसे भाग सकती हूँ? अभी तक सम्राट ने सीधे दंड नहीं दिया है। इसका मतलब है हमारे पास मौका है। युआनफू, धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सास जी के साथ। गोंग ये के लौटने का इंतजार करूंगी। कोई मुझे नहीं निकाल सकता। अब होफू मुसीबत में है। मुझे पता है, सबको डर लग रहा है जो रहना चाहते हैं। मैं शेन युआनफू वादा करती हूँ, जब तक मेरे पास एक निवाला है तुम्हें भूखा नहीं रखूंगी। अगर कोई जाना चाहता है, अब अकाउंट्स में जाकर अपनी मजदूरी ले ले। अच्छे से अलग हो जाओ। मैं जबरदस्ती नहीं रखूंगी। बहू जी, हमने हाउफू में आधी उम्र काम किया है। मरना भी यहीं होगा। ठीक है, सब अपने काम पर लग जाओ। घबराने की जरूरत नहीं। बाहर के मामले साहब देख लेंगे। घर के मामले मैं संभाल लूंगी। पति जी, पहले दवा पी लीजिए। युआनफू, मंत्री ने जो सबूत दिए हैं वह बहुत पूरे हैं। इसमें कोई खामी नहीं है। मैंने बहुत रिश्ते लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम फिर से सोचेंगे। लेकिन मेरे पिता और हाउफू को बचाने के लिए कोई रास्ता तो है। कोई रास्ता तो है। कोई गुशुबाई, तुम क्या करने वाले हो? युआनफू, मैं बहुत थक गया हूं। तुम्हें गले लगाकर आराम करना चाहता हूं। ठीक है, आराम करो। सब मेरे ऊपर छोड़ दो। युआनफू, अगर मैं वापस ना आया तो तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा। यह कहाँ है? देवी, चिंता मत कीजिए। बस हाउफू के बाहरी दुकानों में समस्या है। छोटे साहब ने देवी को संभालने के लिए कहा है। दुकानों में समस्या? क्या मुझे रातों रात शहर से बाहर जाना होगा? इस समय मुझे जाने के लिए कह रहे हो? यह तो मुझे दूर भगाने की चाल है। रुको, रुक जाओ। गुशुबाई कहाँ है? वह क्या करने गया है? देवी, आप मत पूछिए। छोटे साहब ने हुक्म दिया है।
आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। आन, अगर तू फिर चला गया तो मैं तेरे सामने ही मर जाऊंगी। मैं शेन युआन फू हूँ, जो कहूँ वह करूँ। देवी, आप यह क्या कर रही हैं? छोटे साहब ने जाते वक्त कहा था, वह राज दरबार में सम्राट से मिलने गए हैं। अगर सम्राट ने मुलाकात नहीं की तो वह शिकायत का ड्रम बजाएंगे। शिकायत का ड्रम? घुमाओ, तुरंत राजधानी लौटो। योंग और मार्कस ने सम्राट के लिए चारों ओर युद्ध किया, राज्य को स्थिर किया, वह कभी विद्रोह नहीं कर सकते। दो तीनों और महाराज, कृपया सत्य देखें। योंग और मार्कस को बेदाग घोषित करें। तुम फिर क्यों वापस आ गए? जब मैंने रुकने का फैसला किया था तभी मैं अपना मन बना चुकी थी। जो कभी नहीं बदलेगा, जान भी दे दूंगी, साथ निभाऊंगी। ये हमारे छोटे मार्किस हो ये नहीं है? इतने बदहाल क्यों है? पी फेंग, तुम धोखेबाज हो। ढोल पीटकर न्याय की गुहार लगाओ। पहले 20 कोड़े खाने होंगे। छोटे मार्किस हो ये कमजोर हैं, पता नहीं सह पाएंगे या नहीं। अगर डंडे ही मर गए तो हमारा बड़ा पाप होगा। पी फेंग, तुम जान बूझकर बदला ले रहे हो। हा, बदला? यह तो पुराना नियम है। भले ही छोटे मार्किस हो, ये इतने बड़े हैं, इसका सम्मान करना ही होगा। अगर छोटे मार्किस हो ये नहीं चाहते तो जा सकते हैं, लेकिन अफसोस मार्किस हो ये जेल में है। पता नहीं उन बूढ़ी हड्डियों कितने दिन चलेगी। 20 कोड़े मैं सह सकता हूँ। गू शू बाई, ये नहीं हो सकता, तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं लूंगी। युआन फू, इन दिनों तुम मुझे मुक्केबाजी सिखा रहे थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत काफी सुधर गई है। मेरी चिंता मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी पत्नी के रूप में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हें और शामिल नहीं कर सकता। आओ कोड़े लगाओ। चलो। मुझे छोड़ो। गू शू बाई। मारो। रुको, प्लीज रुको, मारो मत। गू शू बाई। मत रो, हाकिल को। मेरा इंतजार करो, साथ घर चलेंगे। नहीं। शू बाई, तुम इतने घायल कैसे हो गए? सीमा अभी शांत नहीं हुई। दरबार को लोगों की जरूरत है। युंगान के छोटे मार्किस हो ये को उप सेनापति नियुक्त किया जाता है। 3 दिन बाद सेना के साथ रवाना होंगे। अगर युद्ध में विजय प्राप्त कर सके तो पिछले सब अपराध माफ कर दिए जाएंगे। यह आदेश है। दासी आदेश स्वीकार करती है। दीदी, लगता है तू सच में अभागी है। पहले अपनी माँ को खा गई, अब हवेली को बर्बाद कर रही है। तेरी विधवा तो पक्की है। इसकी हालत देखकर लगता है सीमा तक पहुँचने से पहले ही मर जाएगा। हाय, तूने मुझे मारा। शेन किंग,
तूने पहले जो कुछ भी किया मैंने तुझे नजरअंदाज किया, लेकिन अब से अगर तू मेरे सामने फिर से बेहुदा बोली तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह तमाचा तुझे तमीज सिखाने के लिए है। बेटा, यह बच्चा कितना बेवकूफ है। उसकी तबीयत उसे सीमा पर लड़ने भेजना उसकी जान लेने जैसा है। यह कैसा पाप किया है हमने। जल्दी से बहू को उसके कमरे में ले जाएं और आराम करवाएं। अच्छी तरह से देखभाल करें। युआनफू, माफ कर दो। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ सम्राट से मिलना चाहता था। यह नहीं सोचा था कि इतना जोखिम उठाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार उकसा रहा था। वह चाहता है कि मेरे पिता मर जाएं, मैं मर जाऊं और पूरी हवेली बर्बाद हो जाए। तो मैंने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया ताकि उसकी कमजोरी पकड़ सकूं और हवेली का नाम साफ कर सकूं। यही मौत के जाल में एकमात्र रास्ता है। लेकिन तुम्हारी तबीयत। इस बार सीमा पर जाने के बाद मेरी जान अनिश्चित है। हमारा तलाक अब भी जारी है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। पहले दवा पी लो। गुशुबाई, तुम मुझ पर भरोसा करो। युआनफू, तुम उसकी तबीयत अब अच्छी हो गई है। उम्मीद है कि इससे युद्ध में जाने में उसे मदद मिलेगी। युआनफू, आज सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर में बदलाव आया है। वह बंधन जो सालों से था वह टूट गया है। मुझे लगता है मैंने कभी इतनी ताकत महसूस नहीं की थी। आज वह बंधन, आज वह बंधन, आज वह बंधन, वह बंधन, वह बंधन, वह बंधन, वह बंधन, वह बंधन, वह बंधन। युआनफू, अब से मेरी जान तुम्हारी है। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित वापस आओ। तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं हवेली और सास की देखभाल करूंगी। तुम चिंता मत करो। युआनफू, मेरे घर लौटने का इंतजार करना। हाय। देवी, शेन परिवार से निमंत्रण आया है। कह रहे हैं कि शेन की दूसरी बेटी पेई युवक से शादी करने वाली है। हमारी मैडम ने कहा आपको शुभकामनाएं लेने बुलाया है, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। देवी, मैं अभी उसे बाहर निकलवा देती हूँ। पेई फेंग प्रधानमंत्री का आदमी है। शायद इससे कुछ मिल जाए। मोर्चे की खबरें। उपहार तैयार करो, कल मैं दावत में जाऊंगी। देखो, वह हूँ फू की देवी है। उसके पास अभी भी फुर्सत है शादी में आने की। छोटे हूँ ये मोर्चे पर हैं और उनकी जीवन मृत्यु का पता नहीं। इसीलिए तो आना पड़ता है। इस शादी में वे लोग आए हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं। शायद कोई इसे संभाल ले। विधवा के दरवाजे पर बातें बनती हैं। कोई आश्चर्य नहीं शेन किंग पेई फेंग से जुड़ पाए तो यह बात है। देवी, धीरे धीरे खाइए। महोदय, आपके पैर का घाव, क्या सर्दी खांसी में फिर से दर्द करता है? मैंने किंग से सुना था कि तुम्हें उसकी चीजें छीनने की आदत है। तो क्या अब तुम जान बचाने का एहसान भी अपने नाम करना चाहती हो? देवी, आपकी चाल बहुत घटिया है। छोटे हों ये,
क्या जानते हैं कि आप इतने चंचल हैं? शायद सीमा पर गुस्से से मर जाए। पहाड़ी रास्ता सुनसान था। शेन किंकिंग वहां अकेली क्यों थी और वहां कैसे आई? और मैं वहां गई क्योंकि मेरी माँ की कब्र वहां है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने गई थी। ये जेट पेंडेंट तुमने उस दिन मुझे दिया था, मैंने इसे रखा हुआ है। बस दुर्भाग्य से शेन किंकिंग ने देख लिया। उसने सोचा यह अच्छा है तो उसने छीन लिया। मुझे नहीं पता था कि यह उसके झूठे एहसान का प्रतीक बन जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों से मैं विश्वास कर लूंगा? मानना तुम्हारी मर्जी। महोदय, अब आप प्रधानमंत्री के साथ हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। सच झूठ की जांच करा लीजिए। अगर इतना भी सही गलत समझने की क्षमता नहीं है तो आपकी नौकरी भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। देवी, आपका बहुत बड़ा उपकार है। एक दिन चुकाऊंगा। क्या पेईफेंग जांच करेगा? अगर उसने नहीं किया या प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से छिपाया तो मुझे एक भी सुराग नहीं मिलेगा मोर्चे के बारे में। शुबाई अब कैसा है? सेना की सूची में गु शुबाई के साथ उप सेनापति के रूप में एक व्यक्ति था जिसका उपनाम वे था। ये पेईफेंग से मिला सुराग है। देवी, मोर्चे से तत्काल समाचार। छोटे हूँ ये ने सेना के साथ दुश्मन पर हमला किया, लेकिन घात लगाया गया। अब वे दुश्मन से घिरे हुए हैं लुओयान घाटी में। रसद खत्म हो गई। जीवन मृत्यु अज्ञात है। घिरे हुए? मैंने ही उसे बर्बाद किया। मैंने ही संदेश भेजा था। पेईफेंग ने मुझे धोखा दिया और गु शुबाई को भी मुसीबत में डाल दिया। बहू जी, बेटी, तुम आखिरकार जाग गईं। तुम अचानक बेहोश हो गई थीं। मैं तो डर के मारे मरी जा रही थी। तुम तो प्रेग्नेंट हो। अपनी सेहत का इतना ध्यान कैसे नहीं रख सकती? प्रेग्नेंट? मैं? हाँ, डॉक्टर ने बताया कि लगभग 2 महीने हो गए। अच्छी बच्ची, तुम्हारे गर्भ में गु शुबाई का इकलौता बच्चा है। किसी भी हालत में जरूर अपना ख्याल रखना और गु शुबाई की खातिर। यह बच्चा एक उम्मीद की तरह लगता है। यह बच्चा इस सुनसान हाउफू को थोड़ी जिंदगी दे रहा है। मुझे मजबूती से जीना होगा गु शुबाई के वापस आने तक। गु शुबाई, देखो, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। वह पेट में हिल रहा है। शेन युआनफू, जल्दी मेरे साथ चलिए। चिंगशियांग विद्रोह करने वाला है। तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? पिछली बार तुम्हारी जानकारी ने गु शुबाई को फंसा दिया। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? मैंने जांच की। मैंने गलत आदमी को पहचाना। जान बचाने वाला। माफ कीजिए। मैं जानता हूं तुम्हें शक है, लेकिन तुम नहीं जानती। मेरी असली मंशा जनता की भलाई थी। इस दौरान मैंने सब देख लिया। चिंगशियांग, वह मेरे मूल उद्देश्य के खिलाफ है। मैं अब उसकी मदद नहीं करना चाहता। छोटे हाउ ये और उनकी टीम ने घेरा तोड़कर बड़ी जीत हासिल की। चिंगशियांग के खिलाफ शिकायत का पत्र पहुंचा दिया गया है। वे राजधानी की ओर जा रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। चिंगशियांग ने मन बना लिया है। तुम्हें पकड़कर छोटे हाउ ये को ब्लैकमेल करना। बागी फौज जल्द ही आ जाएगी। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। भागो। तुम दोनों बदकार कहाँ भाग रहे हो? शेन किंग, तुम पागल हो गई हो। चिंगशियांग के साथ विद्रोह करना मौत की सजा है। मौत की सजा? पेईफेंग, मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो तुम बाहर दूसरी औरत के साथ थे। तुम्हें लगता है मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी? चिंगशियांग को पता चल गया है कि तुम गद्दार हो। बस मैं तुम दोनों को उसके सामने ले जाऊं तो मुझे बड़ा श्रेय मिलेगा। शेन किंग, तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो। पूरे शेन परिवार को मत ले डूबो। शेन परिवार का नाम लेकर मुझे मत डराओ। तुम लोग भी मुझे दोष मत दो। मैं तो बस अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। जब तुम मुझे नहीं दे सकते तो मैं खुद ही ले लूंगी। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन्हें पकड़ लो।
देखो आज तुम्हारी भी यही नौबत आई। शेन किंग, तुम पागल हो गई हो? चिंगशियांग का विद्रोह पूरे परिवार के खिलाफ अपराध है, तुम अब भी पलट सकती हो। पलटू? वह छोटा हाउ ये तो जल्द मरेगा, शायद वह पहले ही बाहर मर चुका है। जब चिंगशियांग महल पर कब्जा कर लेंगे तो मैं उनकी सबसे बड़ी सहायक बनूंगी। हमला करो, इन्हें मार डालो। ईद। चिंगशियांग विद्रोह की योजना बना रहा है। सम्राट का आदेश है, इस सभी बागियों को मौत के घाट उतार दो, कोई नहीं बचे, मारो। गुशुबाई, तुम आखिरकार लौट आए। युआनफू, मैं वापस आ गया। इन दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं कसम खाता हूं आगे से तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालूंगा। श्याओ हो ये, तुम अंधे हो गए हो। साफ तौर पर सबसे पहले शादी का लॉटरी मेरा था। शेन युआनफू ने मेरी जगह ले ली, वह बिल्कुल झूठी है। जब तुम चले गए थे वह बिल्कुल सीधी नहीं थी। वह रोज पेई फेंग के साथ घूमती रहती थी, गंदी हरकतें करती थी। इस बदचलन के झांसे में मत आना। शेन किंग, मुझे युआनफू पर भरोसा है। बिलीव गॉड, वह कैसी इंसान है मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। और तुम झूठों से भरी हो, विद्रोहियों से साजिश रचती हो। अपनी ताकत बचाकर रखो जेल में सजा सुनने के लिए। नहीं, यह नामुमकिन है। युआनफू, बाहर अभी बचे हुए हैं, पहले तुम घर वापस जाओ। बाम, मुझे फौज लेकर महल जाना है। महल की स्थिति अब भी अनिश्चित है, तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी को साथ लेकर सुरक्षित घर आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। जब तक तुम वापस नहीं आते मैं इंतजार करूंगी। सभी सैनिक सुनो, मेरे साथ महल चलो, सम्राट की रक्षा करनी है। हमने आखिरकार इस दिन का इंतजार किया। सम्राट का फरमान, युंगन हो परिवार, पूरा परिवार वफादार है, लेकिन दुष्ट मंत्री ने झूठी शिकायतें की। मुझे बहुत दुख हुआ सम्राट, मुझे बहुत दुख हुआ। अब गुशुबाई ने सम्राट की जान बचाई, विद्रोह को कुचला। विशेष आदेश, 3वीं रैंक के जनरल वहीहुआ बनाए जाते हैं। 1000 सोने के सिक्के दिए जाएं और 100 रोल रेशम। ऐसा ही हो। मैं कृतज्ञता से सम्मान ग्रहण करता हूं। सम्राट की जय हो, जय हो, जय हो। जनरल गु, बधाई हो, प्रधानमंत्री ने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने हो परिवार के खिलाफ अपने झूठे आरोप कबूल कर लिए हैं। सम्राट बहुत खुश हैं। आप तो लगातार 3 पदोन्नत हुए हैं। बहुत बढ़िया भविष्य है। सारे उपहार हवेली के बाहर हैं। जैसे पानी बह रहा हो वैसे अंदर आ रहे हैं। शुबाई, युआनफू, इन दिनों तुम दोनों बच्चों ने बहुत कष्ट उठाया। अगर तुम न होते तो हो परिवार शायद इस मुश्किल से नहीं बचता। अरे युआनफू, तुम तो हमारे गु परिवार की सबसे बड़ी सौभाग्य हो। युआनफू, जो संदेश तुमने पेई फेंग के जरिए भेजा था मुझे मिल गया। तेरे संदेश की वजह से मैं चाल चल सका, जानबूझकर कमजोर दिखा, प्रधानमंत्री की सेना में बैठी उसकी जासूसी पकड़ ली और इस तरह से उसका सारा राज्य खोल दिया। लेकिन तुम बड़े पैमाने पर यह प्रचार किया कि तुम बुरी तरह जख्मी हो, कि तुम घेरे में फंस गए हो। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने यह सुना तो मैं लगभग डर गई थी। माफ करना, जानबूझकर घेरे में फांसने का प्रचार करना। असल में मैं प्रधानमंत्री को जल्दी विद्रोह करने के लिए उकसा रहा था। केवल उसे कोने में धकेलने से उसके सारे गुप्त ठिकाने निकालकर ही इस ताकत को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। घेरना एक चाल थी, लेकिन तुम्हें डराना और परेशान करना मेरी गलती थी। तुम मुझे मारो या गाली दो, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन युआनफू, जब तुम नहीं थी, हर जानलेवा पल में मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थी। गुशुबाई, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुमने यह हो फू के लिए किया और दुनिया के लिए। बस तुम सही सलामत वापस आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम्हारे ना होने पर मैं घर पर अकेली डरती नहीं थी। अकेली नहीं, माँ तुम्हारे साथ थी। तुम मूर्ख हो, तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम पिता बनने वाले हो। पिता? मैं पिता बनने वाला हूं। मैं पिता बनने वाला हूं। अरे, मुझे नीचे रखो। डॉक्टर ने कहा पहले 3 महीने सावधान रहना है। तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ, सावधानी जरूरी है। शुक्रिया युआनफू।
सच में शुक्रिया। इन सालों में मैं बीमारी से जूझता रहा और कभी बच्चे की उम्मीद नहीं की। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी और अब एक पूरा परिवार दिया। मगर महाराज का अनुग्रह हाल ही में बहुत बढ़ गया है। मैंने अभी सेना की कमान ली है और मुझे अक्सर दरबार में जाना होता है। मगर तुम फिक्र मत करो, जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सबसे अच्छी टॉनिक मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। मुझे कोई टॉनिक नहीं चाहिए, बस तुम आगे से और कोई देखा देखी न करो, बस इतना ही। युआन फू, क्या तुम जानती हो कि पिछले 2 दिनों में दरबार में क्या हुआ? वह योंगले जूनझू विद्रोह के दौरान शुबाई ने उसे बचा लिया था और वह शुबाई पर दिल हार बैठी। महाराज के पास गई, रोना, धमकाना, फांसी की धमकी और महाराज से शादी का हुक्म मांगा। शादी का हुक्म? वह एक राजकुमारी की बेटी है, बहुत ऊंचे खानदान की, तो क्या वह रखैल बनने को तैयार होगी? हाँ, यही तो है। शाही जूनझू रखैल नहीं बन सकती। यह साफ तौर पर जोर जुल्म है। शुबाई को पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर करना या पत्नी को रखैल बनाने के लिए। माँ, तुम युआन फू से क्या बकवास कर रही हो? उसे गुस्सा मत दिलाओ। शुबाई, क्या जूनझू से शादी की बात सच है? महाराज ने क्या कहा? हाँ सच है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या तुम जानते हो कि हुक्म का उल्लंघन कितना बड़ा जुर्म है? तुम बेवकूफ बच्चे। महाराज को क्या जवाब दिया? मैं महाराज के दफ्तर के बाहर पत्थर पर एक पूरा घंटा घुटनों के बल बैठा रहा। महाराज ने पूछा, जूनझू राजकुमारी है, तुम क्यों नहीं शादी कर रहे? मैंने महाराज से कहा, मेरी पत्नी जब मैं बर्बाद और मरने वाला था तब मेरा साथ दिया, मुसीबत में मेरे साथ खड़ी रही। उसने अपनी जान से मेरी रक्षा की और हो फू की। अगर मैं ऐसे पत्नी को छोड़ दूं तो मैं आदमी होने के लायक नहीं और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने दरबार में कड़ी कसम खाई कि मैं इस जीवन में सिर्फ शेन युआन फू को अपनी पत्नी मानूंगा। अगर जूनझू जिद करे तो मैं खुद को मार लूंगा इस दफ्तर के खंभे पर और अपनी जान देकर माफी मांगूंगा। राजा ने अभी अभी विद्रोह शांत किया है और उम्मीद है कि मैं राजधानी की सेना का नेतृत्व करूं। वह ऐसा नहीं करेगा कि अपने ही वफादार को मार डाले, ऐसा काम जिसकी पूरी दुनिया निंदा करे। राजकुमारी को भी शर्म आती है, इसलिए राजकुमारी को घर में नजर बंद कर दिया। यह मामला पूरी तरह शांत हो गया है। तुम चैन से अपनी प्रेगनेंसी का ख्याल रखो। बहू, सारी गलतियां हमारी हैं। क्विंग क्विंग बस एक पल की भूल थी। उस गद्दार ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, इसलिए उसने गलत किया। कृपया, आप बड़े दिल वाले हैं। जेल में एक बात कह दीजिए, इस बार उसे माफ कर दीजिए। युआन फू, पहले शेन परिवार में मैं माँ होकर भी पक्षपाती थी। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं खुद को मारती हूँ। लेकिन क्विंग क्विंग तुम्हारी बहन है ना? तुम अब एक ऊंचे पद की बहू हो, जो चाहो वो मिलता है। कृपया दया करो, क्विंग क्विंग को एक मौका दो। एक पल की भूल? जब उसने विद्रोहियों से मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, उसके हाथ में चाकू था। अब तुम लोग मुझसे भीख मांग रहे हो उसे बचाने के लिए, और उस समय तुमने मुझे एक मरते हुए आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। जब मैं उसे बचाने के लिए शादी कर रही थी, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? पिताजी, मैं आखिरी बार आपको पिता कहती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी बचपन से मैं शेन क्विंग क्विंग से ज्यादा समझदार थी। मैं घर का काम करती थी, मैं डॉक्टरी सीखकर पैसे कमाती थी, हर चीज में मैं उससे बेहतर थी। लेकिन दोनों बेटियां होने के बावजूद तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो? मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? तुम पूछती हो कि मैं पक्षपाती क्यों हूं? क्योंकि तुम मेरी अपनी बेटी नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? जब तेरी माँ ने मुझसे शादी की थी, वह पहले से ही गर्भवती थी। यह सोने का ताला उसने मुझे खरीदने के लिए दिया था। मैं गरीबी से डर गया था, इसलिए मैंने यह शादी कर ली। एक बैकअप बन गया। इतने सालों में तुझे देखकर मुझे याद आता है अपनी बेइज्जती का दर्द। इसीलिए यह ताला मैंने गरीबी में भी नहीं बेचा। अब यह तुम्हें वापस कर रहा हूं। सच्चाई बता दी है। बस तुझसे गुजारिश है, अपनी माँ की इज्जत के लिए मेरी सगी बेटी शेन किंग किंग को छोड़ दे। ठीक है, मैं मान गई। मैं जालिम को कहूंगी शेन किंग किंग को छोड़ दो, वापस शेन परिवार भेज दो। धन्यवाद महारानी। लेकिन आज से मेरा शेन परिवार से रिश्ता खत्म।
जीते जी फिर कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम उसे ठीक से नहीं सुधारोगे और वह फिर से गलती करेगी तो फिर भगवान भी नहीं बचाएगा। निकलो यहाँ से। सच में मैंने नहीं सोचा था शेन परिवार इतने साल छुपाता रहा। यह तालाशाही दरबार का बना हुआ है या फिर किसी बड़े घर का। अगर तुम चाहो मैं अभी जिंगीवेई भेजूंगा जांच करने। क्या तुम चाहती हो मैं ढूंढूं तेरे असली पिता को? नहीं, जरूरत नहीं। जब मेरी माँ ने अपना नाम छुपाकर शेन पिता से शादी की तो मतलब वह उस आदमी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। जब वह मेरी जिंदगी से गैर हाजिर रहे इतने साल, अब आकर रिश्ता जोड़ने का क्या मतलब है? बीता हुआ बीता समझो। अब मेरे पास सबसे अच्छा परिवार है। तुम हो, सास हैं, ससुर हैं और हमारा होने वाला बच्चा। मैं बहुत बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा, आज के बाद योंग होऊ का महल ही तेरा घर है, एकमात्र घर। पत्नी, इस साल के लालटेन पर तुम क्या मन्नत मांगना चाहती हो? एक प्यार हो जो बुढ़ापे तक साथ रहे, साथ साथ रहें, अलग ना हो। नहीं तोड़ूंगा वादा।